ब्रीफिंग के बीच में फायरिंग हुई है, वो भी वॉशिंगटन के होटल के अंदर लॉबी में हुई, बाहर हुई, बॉलरूम के बाहर, लेकिन फायरिंग हुई, 6 गोलियां चली, वो व्यक्ति को पकड़ा गया और ट्रंप को वहां से ले जाया गया। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि जिम्मेदार कौन है। शुरू इसी से करते हैं, आपको क्या लगता है किसका इंटरेस्ट है यहाँ पे? पहली बात तो मेरे दिमाग में एक डायलॉग आता है, ये तो होना ही था, इलेक्शन से पहले भी हुआ था, अभी भी जिस हिसाब से अंदर एक आक्रोश है। और ये भी हम नहीं कह सकते कि जो इस्लामिक दुनिया है उसमें जो आक्रोश है उसका एक एक्सप्रेशन भी ये हो सकता है, क्योंकि इनके हाथ हर जगह है ही है। तो लेट्स लीव इट एट दैट। मेरे ख्याल से भगवान का शुक्र है कि ट्रंप अभी सुरक्षित है और ये हादसा टल गया है। उस ट्रंप ने बोला है कि मेरी ब्रीफिंग चलती रहेगी। अभी जब कुछ और पता लगेगा तो उसमें कह सकते हैं, अब जब कोई जिम्मेवारी लेता है या नहीं लेता है, क्या ये लोन वुल्फ था, स्लीपर सेल था, या ये एक इंटरनल उसी का कोई जो आइस एजेंट्स ने कर रखा है जो इनके इमिग्रेंट्स का, उसका कुछ आक्रोश था। लेकिन हाँ, एक ये इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल रेज करता है। आई थिंक वी कैन लीव इट एट दैट। एब्सोल्युटली। जस्ट पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज जो खबर आई थी अभी, वो ये थी कि ये जो व्यक्ति है इसने बीटेक किया है कैलटेक से इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मास्टर्स किया है उसके बाद कंप्यूटर साइंस में, मतलब पढ़ा लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईरान पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आग तो ईरान में लगी है। एक नजर दौड़ाते हैं बिल्कुल संक्षिप्त में, ईरान की आज की परिस्थिति क्या है। अगर आप मिलिटरीली देखें तो ईरान के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर तो बहुत भयंकर हमला हुआ है, बहुत ज्यादा है ना, उनको वहां पे ध्वस्त किया गया है। उनका न्यूक्लियर साइट्स, चाहे फोर्डो हो, चाहे नटांस्क हो, चाहे इस्तेफान हो, वहां पे बड़ी क्षति पहुंची है। एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो किस हाल में भगवान जानता है। एयर डिफेंस करीब करीब ना के बराबर, एयरफोर्स ना के बराबर, जो रेगुलर नेवी है वो भी ना के बराबर हो गई है। गन बोट्स हैं वो भी फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसकी वजह से वो जरा सा हलचल कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे हॉर्मुज पे। उनका इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो और भी खस्ता है। एक्सपोर्ट्स बंद, इंपोर्ट्स बंद, $450 मिलियन पर डे की क्षति पहुंच रही है। उनने क्या किया है, एक जो उनका वीएलसीसी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर था न्यासा, जो रिपीट जो मतलब खत्म कर दिया था उन्होंने, बंद कर दिया था, उसको रिजर्व करके टो करके ले जा रहे हैं ताकि तेल उसमें भर सके, फ्लोटिंग ऑयल टैंक की जगह। क्यों? क्योंकि उनका जो तेल स्टोरेज कैपेसिटी है वो 5 दिन से कम की हो गई है। इन्फ्लेशन 100% से ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर, उनकी करेंसी लास्ट जो मैंने देखा था करीब करीब 2 मिलियन रियाल, मतलब 20 लाख रियाल बराबर $1 के। तेल, खाने का तेल नहीं है, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल डीजल वो भी कम हो रखा है। सैंक्शंस का इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। सोने पे सुहागा, यूएई, दुबई, आपका मस्कट, ओमान, इन सब ने जो पैसा था ईरानी वो जब्त कर लिया है या फ्रीज कर दिया है। रेजीम जो है, लीडरशिप खत्म है, आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप खत्म है। मुश्तबा जिंदा है, मरे हैं किस हाल में पता नहीं। कौन हैंडल कर रहा है वहां पे लीडरशिप को? ऐसा लगता है आईआरजीसी के चीफ जो वहीदी हैं वो ही कर रहे हैं और उन्होंने सब अपने हाथ में कर रखा है। डिप्लोमेटिकली पूरे कोने में बैठे हुए हैं, एनिमी सबको बना रखा है उन्होंने। दुबई में गोलियां, बम बरसाए, मस्कट में बरसाए, सऊदी में बरसाए। तो अब तो ये सारे गल्फ कंट्रीज कहते हैं खत्म करो इस रिजीम को, एक बार के लिए खत्म किया जाए। प्रॉक्सीज उनके खत्म हो रखे हैं या काफी बुरी हाल में है। सीरियन बॉर्डर बंद हो रखा है, लेबनान शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स यूएस और इजराइल। इन सब के बीच में पिसी हुई है ईरान की जनता। ये अगर साथ हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो शायद इसलिए कि वहां लगता है कि बसीज और आईआरजीसी का डर, कब तक ये कर पाएंगे। क्या आपको अचंभा होता है कि ट्रंप ने इस हालात में जो टॉक्स होने थे इस्लामाबाद में उनको है ना कॉल ऑफ कर दिया है और कह दिया कि हमारी टीम अब नहीं आएगी,
आप चाहें तो हमसे बात कर लें, हम 24 घंटे अवेलेबल है। क्या लगता है अभय आपको? जी, मैं लास्ट पॉइंट से शुरू करता हूँ। ये टॉक्स कॉल ऑफ हो गई है, लेकिन कराची जो जाने के पहले 2 डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में दे गए हैं, एडिशनल उनके जो कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, और उनको अभी डोनाल्ड ट्रंप पढ़ेंगे। सीज फायर एक्सटेंड हो गई है। डिप्लोमेटिक चैनल्स, इसका मतलब ये है कि चालू है, और कोई आमने सामने की लड़ाई दोबारा जो बोल रहे थे कि मैसिव होगा, वो कुछ नहीं होगा। बातचीत का एक दौर और होगा। उसके लिए अमेरिका रुका है कि जो उसने चोक होल्ड, जो गला दबा रखा है ईरान का ऑयल के तौर पे, उससे वो बातचीत की टेबल पे अपने 1-2 चीजों को कम कर दे। ईरान की तरफ से उन्होंने बोला है न्यूक्लियर पे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पे अपना स्टैंड वही रखेंगे। तो ये बातचीत जो है, और दूसरा उन्होंने बोला बातचीत तभी शुरू होगी जब ब्लॉकेड हटेगा, नेवल ब्लॉकेड। अभी बात आती है आईआरजीसी और ईरान में कंट्रोल कौन कर रहा है। देखिए, जो भी मुश्तबा मरे नहीं जिंदा है, जो रिपोर्ट अभी आ रही है वो कहते हैं कि उनके पैर का एम्पुटेशन हुआ है, बर्न इंजरीज है, लेकिन दिमाग उनका बिल्कुल ठीक है। और उनके जो की एडवाइजर है वो सीएनसी आईआरजीसी है, और एक मिलिट्री एडवाइजर है वो भी आईआरजीसी है, और जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है आपके खलीबाफ, वो भी आईआरजीसी है। और मुश्तबा खुद ईरान इराक वॉर में आईआरजीसी का हिस्सा थे, लड़े थे। तो ये कहना कि ये आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया है, कर लिया, क्या मिलिट्री कंट्रोल कर लिया वो दूसरी बात है, क्योंकि ईरान की आर्मी अलग है और आईआरजीसी अलग है। आईआरजीसी इज द लॉयल पैलेस गार्ड्स ऑफ द अयतुल्ला। अयतुल्ला जो आज का है वो खुद आईआरजीसी के साथ लड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से वहां पे कोई ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं है। हाँ, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी आवाज शायद जो मॉडरेट्स हैं वो नहीं सुनी जा रही है। और अमेरिका ने जितने भी स्टेट्समैन उनके थे, या जितने भी इंटरलोक्यूटर्स थे, उनको तो मार दिया है। तो अब उसको फौज की आवाज ही सुननी पड़ेगी, और फौज हमेशा जो है वो इनफ्लेक्सिबल होती है। आईआरजीसी जो है वो इनफ्लेक्सिबल रहेगी। जहां तक कि इनकी फौजी ताकत है, उसमें कोई शक ही नहीं कि अमेरिका और इजराइल को मिला के जो फौजी ताकत है कन्वेंशनल तौर पे, हवाई जहाज, नेवी, वो तो ईरान को पता ही था। और ईरान के जो ये बोस्ट कर रहे हैं, उनकी नेवी और एयरफोर्स खत्म कर दी है। उनके जो सबसे फ्रंटलाइन फाइटर्स थे ईरान के, F4 फैंटम, वो 60 और 70 के दशक के थे। नेवी उनकी कोई काम की नहीं थी, ये इनको पता था। वो उसके कोई दांत नहीं थे, ना ही उसकी कोई ताकत थी, वो ईरान को पता था। इतने साल से उन्होंने टनल खोद के, मिसाइल टेक्नोलॉजी करके, स्वॉर्म बोट्स टेक्नोलॉजी उन्होंने जो परफेक्ट की है, जहां पे बड़े शिप्स और कैरियर्स बने दूसरे शिप्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मारने के लिए, ये अपनी स्पीड बोट और स्वॉर्म्स और ड्रोन्स के जरिए काम कर रहे हैं। तो असिमेट्री जो है वो ईरान ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया, और अमेरिका को ये कर दिया विवश कि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हम बोल रहे हैं कि वो आ गए, वो दूर है। कोई रेड सी के पीछे गया हुआ है, कोई डेगो ग्राशिया की तरफ गया, कोई नजदीक कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर खुद एक टारगेट बन सकता है। एक तो ये इतनी ताकत का उसका कोई हमें वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ईरान से निपटने के लिए जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी कि हम रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद उन्होंने उनको मिलिट्रीली डिस्ट्रॉय किया, और उस समय जो है ईरान ने अपनी ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके पूरी चीज को इकोनॉमिक कर दिया। हॉर्मोज मतलब इकोनॉमिक। और फिर अमेरिका भी इकोनॉमिक अखाड़े में आके उन्होंने इनके ऑयल एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया है। अभी हालत ऐसी है, लड़ाई दोनों लड़ेंगे नहीं, मिसाइलें चलेंगी नहीं, पर कौन पहले जो है, किसकी सांसें पहले चलना बंद हो जाती है वो देखना। उसमें अमेरिका के पास ज्यादा स्टेमिना है, पर क्या ट्रम्प के पास स्टेमिना है? उसके मिड टर्म आ रहे हैं, देखो गोली चल गई है व्हाइट हाउस में, अब क्या इससे रिलेटेड है? नहीं है, लेकिन वो अनपॉपुलर होता जा रहा है। बाइडेन के टाइम पे तो कोई गोली नहीं चली थी। तो ये दोनों का एक वेट एंड वॉच है, किसका स्टेमिना कितना हुआ देखेंगे। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। बिल्कुल। और आपने एक इंटरेस्टिंग है ना इशारा जरूर किया है। क्या पता ये गोली है ना किसने चलाई, और क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि ट्रंप की जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी थी, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा इससे। लेकिन नजर दौड़ाते हैं एक और अमेरिकन के ऊपर। वो अमेरिकन है, उनका नाम था केनेथ जसलर।
कनित जसला जो थे ये एम्बेसडर थे अमेरिका के हिंदुस्तान में कुछ साल पहले, और उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में बोलते हुए एक बात कही थी जो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज emerging as a civilizational power, but there will always be a question if it can repeat Operation Sindoor again, especially in view of the warming ties between US and पाकिस्तान। मतलब यह है कि क्या हिंदुस्तान में वो फ्रीडम होगी कि वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 कर लें जैसे उन्होंने पहली बार किया था, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती जो है, दोस्ती कहिए या गर्माहट कहिए, रिश्तों में कुछ भी कह लीजिए, वो बढ़ रही है। कैसे आप ये स्टेटमेंट देखते हैं? देखिए, उन्होंने इसको बोलते हुए ये भी बोला था कि इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि Correct. अभी फिलहाल 1 साल से जिस हिसाब से गर्माहट आई है और पाकिस्तान एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है साउथ एशिया में अमेरिका का, इसलिए अगली बार जब इंडिया की लड़ाई होगी तो उसमें इंडिया इम्प्यूनिटी से पाकिस्तान पे हमले नहीं कर पाएगा, शायद ये सोच के कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस पे आएगा और इंडिया पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा कि वो उस पर अटैक ना करे। हमेशा उन लोगों को डर रहती है 2 न्यूक्लियर पावर से क्या होगा, लेकिन इस बार उनका आकलन ये था कि पिछली बार अमेरिका न्यूट्रल था दोनों देशों के बीच में, इस बार शायद वो शिफ्ट हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ, इसलिए इंडिया को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसमें मानने वाली बात यह है कि इंडिया ने जब पिछली बार लड़ाई शुरू की थी पहले मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए थे, सिर्फ टेरर टारगेट्स लिए थे, जो कि आप सोचो एक एस्केलेशन था। पहले जो हमने पहलगाम के पहले जो हमने एक्शंस किए थे उरी के अगेंस्ट, तो आप हमेशा आर्टिलरी फायर, स्पेशल ऑपरेशंस, सिलेक्टेड टारगेट्स बालाकोट में, और उसके बाद मैसिव टारगेट्स ऑल अराउंड पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व हुई तब हमने उनको इनकेपेसिटेट कर दिया था, इससे पहले कि वो एक बड़ी स्ट्राइक करते। तो ऐसी हालत में इंडिया ने हर बार एक ही तरीका लिया है, लेकिन अपने एक ही एक्शन लिया है, लेकिन तरीके अलग अलग रहे हैं। पहले स्पेशल फोर्सेस, फिर आर्टिलरी, फिर स्टैंड ऑफ बॉम्बिंग, और इस बार मिसाइल्स का यूज किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगली बार मैं नहीं सोचता कि ऑप सिंदूर का रिपीट होगा। हम एक नए आयाम, एक नई दिशा और एक नई शक्ति के साथ उसके पास जाएंगे, और उसमें अमेरिका अगर ये सोचता है कि हम दोबारा उसी फॉर्मेट पे जाएंगे तो वही गलती की है जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान के ऊपर एक ही फॉर्मेट को अप्लाई किया था। समय बदलेगा और बुद्धि बदलती है और हमारी कैपेबिलिटी बदलती है, हम कुछ और तरीके से करेंगे, ये मेरा सोचना है। और तीसरा जो क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि अमेरिका की वजह से हिंदुस्तान, और जब तक मोदी जी है अगर आपको लगता है कि हम बैठ जाएंगे तो वो तो उनकी बहुत गलत सोच है, उन्हें लीडरशिप को ठीक से पहचाना नहीं है। और दूसरा जहां तक अमेरिका का सवाल है, जब तक ट्रंप है तब तक मुनीर है, और जब तक मुनीर है तब तक ट्रंप और मुनीर की दोस्ती है। जहां पे ये इक्वेशन चेंज होगा, कल अगर वहां पे पाकिस्तान का ही कुछ बगावत हो जाए और इमरान खान वापस आ जाए, ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है ये बहुत ट्रांजैक्शनल है। अमेरिका को अभी पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए वो हो रखा है, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज के लिए और क्रिप्टो करेंसी से लेके आसिफ मुनीर और शरीफ ने सिंदूर के बाद पूरा मक्खन लगाया, इसलिए वो एक ट्रंप जैसे व्यक्ति को प्रभावित कर सके। अगला व्यक्ति ऐसा नहीं होगा तो ये 1 या 1.5 साल की बात है। इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशन चलती रहेगी। ये 2 एक्टर जो हैं, फील्ड मार्शल और ट्रंप, ये समय के साथ चले जाएंगे और दुनिया अपना रुख जो है वो पहले की तरह अख्तियार करेगी। जी देखिए, इंटरेस्टिंग खबर ये भी आई थी, आपने शायद देखा होगा कि पाकिस्तान में एक मुहिम चढ़ी थी कि मुनीर को पीस प्राइज दे दिया जाए क्योंकि वो सुलह करा रहे हैं। इसके अंदर अपने आप में एक हास्य ये है ना, बहुत ही बड़ा जोक है। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए, मुनीर हो या पाकिस्तान हो, इनका एक ऑब्सेशन है, वो ऑब्सेशन है हिंदुस्तान। उनका जो पूरी पॉलिसी है वो एंटी इंडिया है और किसी और के साथ वो जा सकते हैं। मुनीर को आमतौर पे कहते हैं डिसीवर, मतलब वो आदमी जो छल देगा, जो आपको दगा देगा, दगाबाज।
अब डिसीवर मुनीर के लिए देखिए, ये एक बहुत बढ़िया मौका था। पाकिस्तान ईरान को कुछ कहता है, ईरान पाकिस्तान को कुछ और कहता है, पाकिस्तान अमेरिका को कुछ और कह देता है, वहां से जो मैसेज लाता है वो कुछ और आ जाता है। ये जो दोगलापन था पाकिस्तान का, ये जब ये टॉक्स अबॉर्ट हुई हैं, इसमें और ज्यादा बाहर आएगा। और जैसे जैसे ये बाहर आएगा, वैसे वैसे आप देखिए ईरान भी यही सोचने लगा है कि क्या मैं विश्वास कर सकता हूं। इसीलिए अराक्ची जो है वो कहां गए हैं पाकिस्तान से, वो गए हैं ओमान। ओमान वही देश है जो पहले मध्यस्थता कर रहा था, और बीच में जब ओमान पे ये अटैक्स होने शुरू किए, उसने कहा मैं नहीं करता। यहां से जाएंगे वो रशिया। ओमान में जाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए और ओमान को बीच में लाया जाए। या फिर हो सकता है अगर अगली टॉक्स होंगी, और मुझे तो विश्वास है होंगी, क्योंकि कोई भी सीज फायर को तोड़ना नहीं चाहेगा। जो तोड़ेगा उसके ऊपर पूरा का पूरा है ना, बलि का बकरा वो बनने वाला है, ठीकरा उसी के सर पे फोड़ा जाएगा। तो आप ये देखिए, ओमान के पास अगर गया है, और फिर रशिया, रशिया की भी खबरें ऐसी हैं कि 2 दिन पहले पुतिन ने ट्रंप के साथ बात की, 2.5 घंटे बात की। ये पूरा प्रकरण आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें पीछे जाना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान को चूज किस लिए किया गया था, अग्री कैसे किया था कि पाकिस्तान एक मीडिएटर होगा। एक कंट्री जो कि टेररिज्म के लिए जानी जाती है, जहां से कि आपके ओसामा बिन लादेन छुपे भी मिले थे, ऐसे देश की जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी कोई और दुनिया भर में वो भीख मांगता फिरता है, तो जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई स्टैंडिंग नहीं है, ऐसे देश को क्यों चूज किया गया? इसके लिए 2-3 चीजें। पहली बात तो पहला फैक्टर है ट्रंप, क्योंकि जो सिंदूर के बाद ट्रंप को मक्खन लगाया गया था शहबाज शरीफ और आपके फील्ड मार्शल ने, तो उससे जो है वो बहुत करीबी उनके बन चुके हैं। और क्या क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, क्या क्या पाकिस्तान का साइन होके अमेरिका या ट्रंप के कॉरपोरेशन को मिल रहा है, वो हमें अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। तो इसलिए एक तो उनके चहेते हैं, और ट्रंप हमेशा ब्यूरोक्रेसी जो उनके ऑफिशियल है उनको किनारे करके अपने लोग डालना चाहते हैं। जैसे कि कृष्णर और विटकॉफ का तो आपको पता ही है, अपने घर वालों को ही भेजते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डील्स के लिए, क्योंकि घर के पैसे भरने, उन्होंने घर का अपना जो भी चलाना है वो इन्हीं डील्स के थ्रू वो करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशन है, ये 79 के बाद 1979 का ईरान रिवोल्यूशन का थोड़े खराब हुए थे, और ये खराब हुए थे क्योंकि शिया इज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ईरान में, और पाकिस्तान सुन्नी है। लेकिन उसके बाद 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के नेशनल एंथम किस भाषा की है? उर्दू में नहीं है, फारसी में है। फारसी मतलब पर्शियन, पर्शियन मतलब ईरान, फारसी में है। दूसरा, कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूग पहले डिजाइन दिए गए हैं, AQ खान ने जो चोरी करके लाए थे, वही डिजाइन उन्होंने ईरान को दिए थे। और अगर आपको याद है, जो ये लड़ाई जैसे ही शुरू हुई थी US और ईरान की, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का एक मिनिस्टर खड़े हुए बोलता था कि हमारा न्यूक्लियर बम जो है वो खिदमत में पेश है ईरान की डिफेंस के लिए, जिसको भी बाद में सबने बोला नहीं नहीं ये ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने अपने जो संबंध है ईरान के साथ, और दूसरी बात, हमेशा वो एक पड़ोसी देश है, तो लेन देन, बलूचिस्तान का इशू हो, कुछ हो, उनका चलता ही रहता है। और आसिम मुनीर खुद एज अ मिलिट्री लीडर ईरान की फौज के साथ, IRG के साथ उनके लिंक्स थे। तो ईरान को इसलिए वो चाहते भी नहीं चाहते, एक्सेप्टेबल इसलिए भी थे क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों इसराइल के टारगेट में है। दोनों इसराइल को, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इसराइल को, तो वो तकरीबन ठीक था। तीसरा, क्योंकि ईरान वालों को पता है ज्यादा देर हवाई जहाज में रहेंगे तो अमेरिका या इजराइल उड़ा देगा कभी भी। पाकिस्तान उनका बगल में ही है, तो उनको लगा कि हमारा आना जाना थोड़ा सिक्योरिटी ठीक रहेगी। तो इन कारणों से पाकिस्तान को वो पोजीशन मिली है जो कि वो आज मीडिएशन की कर रहे हैं। लेकिन मीडिएशन का काम उन्होंने अमेरिका का चमचा होते हुए उन्होंने यही किया है कि जो अमेरिका के लायक जो चीजें थी या जो उनके फेवर में थी, उसको ज्यादा
फोर्सफुली डाला है या उसको मॉडिफाइड करके डाला, और ईरान उस चीज से काफी दुखी भी था, जो कि बीच में प्रेस में कभी आया है। अब आगे क्या होगा, मेरे को भी यही लगता है कि ये सब चीजें देखते हुए भी हो सकता है ईरान चाहेगा कि कोई तीसरा देश भी अगर मध्यस्थता कर ले, और ओमान का पहले से ही रिकॉर्ड था, उसको क्यों दरकिनार किया है, वो देखने वाली बात है। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका का मोमेंटम चल रहा है, आई थिंक इस्लामाबाद अभी एक स्टैब्लिश्ड पॉइंट हो गया है, और क्योंकि इन्होंने पिछली 2 वार्तालाप के बीच में भी काम किया है, हो सकता है वहीं पे काम भी चलता रहे। देखिए, वक्त बताएगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नेबर के पास, नेपाल। नेपाल में हाल ही में इलेक्शंस हुए, बालन शाह आए एज प्राइम मिनिस्टर। आते ही, जैसे आपको याद होगा, एक अनिल कपूर की मूवी थी जिसमें एक दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर बने थे और उन्होंने धनाधन डिसीजंस लिए। यहाँ पे भी उन्होंने वही किया। होम मिनिस्टर बाहर हो गए क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का नाम आया था। फिर एक NPR 100, मतलब मनसर के नाम पे, जो पुराना एक रूल था कि भाई 100 रुपए से ज्यादा का जो भी आइटम आप लेके आएंगे कहीं से भी, इशारा तो भारत की तरफ ही था, उसके ऊपर आपको कस्टम्स पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से जरा बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। आप ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है नेपाल में, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो, चीन के थ्रू हो, अमेरिका के थ्रू हो, या ये एक स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट है और छोटी मोटी चीज है, कल खत्म हो जाएगी? देखिए, इसमें मैं दोनों चीजें देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि बालन शाह जो थे वो बड़े अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री थी उनकी, और जनता की आवाज वो लेके आए थे। वैसे ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, रैपर हैं, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस है मेयर ऑफ काठमांडू होते हुए, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, लेकिन यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर क्या ये रिकॉर्ड रखते हैं, और एक फ्रेश वेव की तरह जिनजी के सपोर्ट से नेपाल के नए प्रधानमंत्री आए हैं। और इन्होंने जो पुरानी जो पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी और कांग्रेस थी, इनके जो तरीके थे कि दोनों ने देश का जो मड़ाई था वो मिल बांट के खाने की ऐसी कर रखी थी कि अगर एक पार्टी पावर में होती थी तो उसमें 1-2 मिनिस्टर दूसरी पार्टी के अपोजिशन के भी होते थे, और नेपोटिज्म और जो करप्शन हो तो पता ही था। और अभी जो 100 पॉइंट्स बालन शाह ने आके दिए हैं, उसमें करप्शन सबसे टॉप में है, जिसमें कि उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ये पुराने जितने भी एक्स्ट्रा अनअकाउंटेड वेल्थ इकट्ठा की है, होली हो चाहे कोई हो, इन सब के उसने शुरू कर दिए इन्वेस्टिगेशन, और उसको देश का सपोर्ट है। अब जो लोग बैठ बैठ के मलाई खाते हुए जनरेशन के बाद जनरेशन थे और जिनके नीचे से जमीन खिसक गई है, अब वो भी तो नेपाल में ही हैं, तो उन्होंने भी तो कुछ प्रोटेस्ट कराने हैं। प्लस फॉरेन पावर्स, चाइना जिसने बिल्कुल ही इसको कंट्रोल में कर लिया था, एंटी इंडिया बना दिया था नेपाल को, उसके भी तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे होंगे। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, ऊपर से हिमालयन बॉर्डर के पार चाइना है, और नीचे प्लेन्स के थ्रू सी का एक्सेस सिर्फ इंडिया उसको दे सकता है, तो ये उसको पता ही है। और नेपाल में 3 पार्टीज इंटरेस्टेड रहती है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या प्रेजेंस है ISI का उसके अंदर, और नेपाल के आर्मी ऑफिसर्स भी पाकिस्तान की एकेडमी, जैसे वो IMA में आते हैं, वैसे उनके भी वो PMA में जाते रहते हैं, पूरा मिलिट्री एक्सचेंज होता रहता है। और इन सब के ऊपर जो ग्रेट पावर राइवलरी है अमेरिका और चाइना की, वो तो वहां पे है ही है। तो जो भी यहाँ पे आता है उसको बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच में पॉलिटिकली, और मिलिटरीली भी इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो अभी जो बालन शाह है ये मधेसी है। हाँ, एक और नेपाल का है, एक ऊपर जो पहाड़ी रीजन है वहां के कल्चर और लोगों की सोच थोड़ी सी अलग है, और नीचे जो प्लेन्स है जहाँ पे फुटहिल्स के बाद आता है, जहाँ खेती होती है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, उधर के लोग मधेसी कहते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बालन शाह खुद मधेसी हैं। खुद मधेसी हैं,
और उनको पूरा मधेसी जो है उसको पूरा पता है कि इंडिया से जो रोटी बेटी का रिश्ता है या इंडस्ट्रीज का है या फिर ट्रेड का है, उसका कितनी अहमियत है। वो इंसुलेटेड नहीं है, वो सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए अभी बुलंद शाह को किसी ने बताया होगा कि 100 रुपए का वो ये रूल है, अगर आप उसको बढ़ाएंगे इतना रेवेन्यू हमारे खजाने में आएगा, क्योंकि इकोनॉमी तो उसकी काफी खराब है ही। और उसको लेके उन्होंने ये एक आनंद फानन में कानून निकाल दिया है। प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। एक ओपन बॉर्डर में आप कैसे इतना करेगा, आप अपने को ही देश की इकोनॉमी को चोक करेंगे अगर आप 100 रुपए से ऊपर की चीज के लिए भी एक्साइज के कैलकुलेशन करने लगेंगे। अगर आप ड्यूटी फ्री में ही जाते हैं, जब एक लिकर उठाने के लिए कितना टाइम लग जाता है सेलेक्ट करने में और उसकी बिलिंग में, यहाँ पे फ्री ट्रेड से आप छोटी 1,000 2,000 की क्या होती है, पेंट की एक बाल्टी 3,000 रुपए की आती है अगर किसी ने घर में चूना करना है। तो ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर उसने करना भी था 10,000 के आसपास का अगर ऊपर का आइटम है उसमें आप लगा दो कस्टम जैसा भी है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर मार्केट जो वहां पे है, हमारे प्रोडक्ट्स वो एसेंशियल है। सर्फ से लेके जो भी है वो एसेंशियल है, लग्जरी नहीं है। तो ये जनता को हिट कर रही है, आम जनता को हिट कर रही है कि हमारे पास साबुन नहीं आ रहा, तेल नहीं आ रहा है, खाने के लिए कुछ सामान अमान वो भी रोक दे रहे हैं। तो ये चल रहा है, प्रोटेस्ट होंगी। और जो 100 पॉइंट प्रोग्राम है बुलंद शाह का, उसमें कई प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। अभी वो इंडिया आने वाले हैं, शायद मोदी जी से बातचीत होगी। जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जिनमें जोरी चल रही है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंडिया ने बोल दिया अगर चाइना ने किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फंड या डिजाइन या बनाया है, उसकी बिजली हम नहीं खरीदेंगे। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो वो नेपाल के पास कंज्यूमिंग कैपेसिटी तो है नहीं, वो तो एक्सपोर्ट ही करेगा। वैसे इसका एक एयरपोर्ट भी है जिसको इंडिया ने बोल दिया कि मैं इतनी हाइट तक एयर स्पेस नहीं दे सकता हूँ। तो उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोखरा का किसका है, उसका वो बन चुका है लेकिन वहां पे फ्लाइट्स नहीं चलती हैं। तो ये कई पॉइंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा लिपू लेक का, जो हमारा चाइना के साथ ट्रेडिंग पोस्ट खुला है, और उसको लिपू लेक, काला पानी और लिम्फुरा लिम्फुधारा, इन 3 जगहों पे लिपुधारा। हाँ, ओली गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत जोश के साथ उसको ऊपर कराया गया था। वो तब जब हमने और चाइना ने बायलैटरली इस लिपू लेक को अपना ट्रेडिंग पॉइंट माना ट्रेडिंग था, पॉइंट बना जिसको दिया फिर था। बना दिया था। और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर इंडिया और चाइना डायरेक्टली ऐसे ट्रेड बढ़ा देते हैं और रोडें चौड़ी कर देते हैं, तो जो नेपाल काठमांडू से तिब्बत को रेलवे लाइन जारी है, उसकी अहमियत और वायबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्योंकि ट्रेड तो वॉल्यूम ट्रेड की जो है वो इंडिया के साथ ही है, नेपाल के साथ तो चाइना की कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ही नहीं। और अगर वो नेपाल के थ्रू जाता है तो उतना उसको ट्रांजिट की टैक्स मिलेगा। अगर हम लिपुलेख से वो ले लेते हैं तो उसको नहीं मिलेगा। तो ये कई एक चीजें हैं जो कि सेंसिटिव है, हम बात करेंगे। पर फिलहाल मेरे को लगता है नेपाल के लिए बुलंद शाह एक भगवान की तरफ से बून है। नेपाल ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। छोटी मोटी चीजें होंगी क्योंकि वो एक करप्शन के पहाड़ को तोड़ना चाह रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए, बहुत जल्दी से, बिल्कुल संक्षिप्त में एक आखिरी नेबर की हम बात कर लेते हैं, वो है बांग्लादेश। क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ है। बांग्लादेश के पूर्व एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान आए हिंदुस्तान में, अजीत डोवल से मिले। उसके तकरीबन 10-12 दिन बाद बांग्लादेश के 10 एयरफोर्स पर्सनल, 2 स्क्वाड्रन लीडर और 8 एयरमैन को पकड़ लिया गया ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर आईएसआई। एक्चुअली आईएसआई नहीं, बट टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इनका ऑब्जेक्टिव था किसी तरह से चिकन स्नेक के ऊपर और बंगाल के ऊपर कुछ तरह से दबाव डालना हिंदुस्तान के लिए। लेकिन सवाल यह बनता है कि टीटीपी क्यों? क्योंकि टीटीपी का तो कोई रिश्ता है नहीं। रिश्ता अगर है तो आईएसआई है। आईएसआई के फोकस है भाई किसी तरह से जो एक नया रेडार लगा है ढाका में, वो है थालेस का रेडार है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है, ताकि वो नजर रख सके हिंदुस्तान में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। तो आईएसआई का इंटरेस्ट हो सकता है, चीन का इंटरेस्ट हो सकता है, और ग्रेट पावर राइवलरी तो है ही। बहुत संक्षिप्त में 3-4 वाक्यों में आप अपना दृष्टिकोण बताइए। जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये जो पहली बात एक पॉजिटिव चीज है कि बांग्लादेश की सरकार, गवर्नमेंट
जो कि यूनिस के टाइम पे बिल्कुल इंडिया के ऊपर जहर और आग उगलती थी, उसी की एजेंसीज ने कोऑपरेशन करते हुए एक आईएसआई का नेटवर्क को उखाड़ा है। आईएसआई उन्होंने इसलिए शायद नहीं बोला क्योंकि एकदम से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनली बोलना ठीक नहीं लगता। आजकल वो पाकिस्तान जो है गुड बॉय बने हैं। टीटीपी का नाम आप ले लीजिए, अब दुनिया को तो पता नहीं है लेकिन हमें तो पता ही है कि टीटीपी तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कांटा है। और आईएसआई का तो उन्होंने जो हाल कर रखा है टीटीपी ने और बीएलए ने मिलके, वो कोई उनका मतलब नहीं, ना ही वो बड़े पश्तून है टीटीपी, वो अफगान तालिबान से उनका ताल्लुक है और वो नॉर्थ पाकिस्तान में लिमिटेड है अपने एक्टिविटीज में, पंजाब तक आ गए हैं। उनका बांग्लादेश से तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ना कोई इंटरेस्ट है। और जहां तक अगर एनिमीज इज अ फ्रेंड, तो टीटीपी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो कि हिंदुस्तान को नुकसान हो, उसको कोई फायदा नहीं होता। आईएसआई जो है वो एनिमीज अ फ्रेंड वाले चक्कर में, जो यूनिस के टाइम पे उन्होंने हेडक्वार्टर बनाए थे बांग्लादेश के अंदर, आईएसआई ने आके वहां पे ट्रेनिंग की थी, ब्रीफिंग की थी, अपने एसेट्स बनाए थे। उन एसेट्स को प्रेजेंट गवर्नमेंट अपनी न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए ये जो स्क्वाड्रन लीडर जो थे इनको पकड़ा है। ये एक बहुत हमारे लिए एक बहुत मॉन्यूमेंटल स्टेप है। वो किस क्या डिक्लेयर करते हैं अलग बात है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट की नई फॉरेन पॉलिसी है, न्यूट्रलिटी की, बैलेंसिंग की, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम किसी के खिलाफ अपनी जमीन में काम नहीं होने देंगे। ठीक, बिल्कुल सही। देखिए, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बैलेंस ही ढूंढना पड़ता है। आप देखिए, ईरान यूएस के युद्ध में भी एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, ऐसा लगता है कुछ हद तक एक तरह से बैलेंस होना शुरू हो गया है। गोलियां नहीं चल रही, बम नहीं बरस रहे, मिसाइलें नहीं उड़ रही, लेकिन इकोनॉमिक युद्ध अभी भी बरकरार है। इकोनॉमी से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो रिजीम है उसमें परिवर्तन लाए, या कम से कम रिजीम की सोच में परिवर्तन आए। मुनीर एक डिसीवर है, खलनायक के तक की रोल प्ले करता है इस पूरे इसमें, चाहता है कि वो अपने आप को नंबर 1 कर दे और पाकिस्तान को जिता दे। और पाकिस्तान के लिए जीत ऐसी है कि वो चाहे अगर हिंदुस्तान कोई काम ना कर सके तो वो पाकिस्तान जीत जाता है। ईरान भी ऐसी सोचता है, अगर मैं कल के लिए जिंदा रहूं तो मैं जीत जाता हूं। और यहां पे अमेरिका को चाहिए कि वो पूरी तरह से जीते, हिंदुस्तान को चाहिए कि हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर हम अपना नियंत्रण रखें और अपनी प्रोग्रेस के ऊपर रोक ना आने दें। मतलब हमको अपना हाफ फ्रंट को बैलेंस करना है जो हमारे अंदर है, और उस हाफ फ्रंट को बैलेंस करने के लिए हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं। ये किसी और दिन का विषय हो जाएगा, लेकिन एक बैलेंस और है जो मैं चलते चलते एक विचार छोड़ना चाहता हूं, इसके बारे में अब अगली बार बात करेंगे। आपको याद होगा एक बोर्ड ऑफ पीस का गठन हुआ था, अमेरिका ने किया था, ट्रंप ने किया था गाजा के लिए। मुझे लगता है एक समय ऐसा आ रहा है या शायद आ गया है जिसमें हॉर्मुज जैसी जो एरियाज हैं, चोक पॉइंट्स हैं, इनको गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस या बोर्ड ऑफ पीस आप डाल दें, ताकि जैसे इंडोनेशिया ने कहा है कि मैं टैक्स लेना चाहता हूं जो ये मलाक्का से जाएंगे, ये सारी चीजें आगे के लिए ना हो। इसके ऊपर हम विचार करेंगे इस पूरे हफ्ते। ये थी खबरें इस हफ्ते तक, इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।